Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand electrolysis and two laws of Faraday of electrolysis. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है और फैराडे के जो दो लॉ है उनको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहले इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली होती क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली होती क्या है. पहले डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज द प्रोसेस इन विच decomposition of electrolyte takes place after the passing of electric current through the electrolyte solution. ठीक है, जब कभी भी एक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता, डिकम्पोजिशन. उसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. ठीक है, आपको पता होगा उसमें दो इलेक्ट्रोड है. ठीक है, एक जो है हमारा कैथोड और एक जो है हमारा एनोड. ठीक है, इस तरह से उसमें सॉल्यूशन है. जैसे कि मान लो हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है. ठीक है, और यहां पर वो एक इलेक्ट्रिक सोर्स से ज्वाइन है. ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट क्या किया, पास किया. इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये जो NaCl है, ठीक है, ये क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या होगा, डिसोसिएट होगा. ठीक है, अब जब Na पॉजिटिव और NaCl में ये डिसोसिएट होगा तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन. लेकिन किसके हेल्प से हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के. ठीक है, तो जब किसी कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है with the help of electric current, that type of process is called as electrolysis. अब इसी इलेक्ट्रोलाइसिस पे जो हमारे साइंटिस्ट है फैराडे, उन्होंने दो लॉ दिए. उन दो लॉ को हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. द प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेक्स प्लेस आफ्टर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. किसी भी सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते तो उस कंपाउंड का क्या होता, डिसोसिएशन होता, डिकम्पोजिशन होता. उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, इसके बाद हम फैराडे के दो लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस के, उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, डिपोजिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की है. ठीक है, तो पहला जो लॉ है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, और एक किसने दिया, फैराडे ने. ठीक है, अब पहला जो लॉ है वो क्या कहता है कि इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन द solution of an electrolyte, the amount of substance deposited over the cathode is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जितना हम इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोवाइड करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होगा, सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ऐसा कहना है फैराडे के फर्स्ट लॉ का। ठीक है, अब इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। मान लो क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, जैसे कि आपको पता उसमें कैथोड और एनोड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, अब इसका कहना ये है कि ये इलेक्ट्रिक सोर्स है। ठीक है, कौन सा भी इलेक्ट्रिक सोर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि NaCl कंसीडर कीजिए आप। अब यहां पर जो कैथोड पे डिपोजिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। ठीक है, ऐसा इस लॉ का कहना है। अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बच्चों, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। ठीक है, अब इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमको हटाना है तो M इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आई बात समझ में। और फिर बाद में इसी को मॉडिफाई करके अब ये किसके इक्वल होगा, जितने टाइम तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है इट विल बिकम M इक्वल्स टू Z I T। ठीक है, I इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये फाइनली उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के फर्स्ट लॉ का कहना है कि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम उस सॉल्यूशन में पास करेंगे उतना ही क्या होगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ओवर द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द amount of electric current we pass and for what time we have passed that electric current. Okay, so this is all about the first law of electrolysis. ठीक है, ये लॉ दिया था फैराडे ने। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम दूसरा जो लॉ है हमारा फैराडे का वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और ये भी है फैराडेज सेकंड लॉ। ओके, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो हम देखेंगे। इफ वी पास सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टू different electrolyte, if we pass the same amount of electric current in a two different electrolyte, the amount of substance get deposited on cathode is directly proportional to the equivalent weight of इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऐसा फैराडे का कहना है। जब कभी भी हमने एक इलेक्ट्रिक करंट क्या किया, सेम इलेक्ट्रिक करंट दो या डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक सेल में या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के चैम्बर में अगर उसको सॉल्यूशन को पास, उसको इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा कैथोड में वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा फैराडे का कहना है। अब इसको थोड़ा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मान लो हमारे पास क्या है, दो अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है,
इस तरह से हो गए वो, ठीक है। एक में दोनों में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी क्या है 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड है एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, फिर से ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो कि यहाँ पर हमारा ZnSO4 का सोल्यूशन है और यहाँ पर है CuSO4 का सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से ये इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या किया कि हमने इन दोनों में, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या पास किया। तो अब जो कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो सब्सटेंस है इनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से इस लॉ का कहना है, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, जैसे कि आपने फर्स्ट लॉ में देखा कि मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज z इंटू q, ठीक है। अब आपको पता है z की जो वैल्यू है क्या है, z की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू क्या है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय f, ठीक है। तो इसको हम पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ m1 कितना होगा, दैट विल बी E, अब जो एक है यहां पर क्या है, दैट इज Zn डिवाइडेड बाय f इंटू चार्ज, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये Zn का होगा, उसी तरह से कॉपर का क्या होगा, M2 का, दैट विल बी M2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu डिवाइडेड बाय f इंटू चार्ज, ठीक है। तो फाइनली इस लॉ को समराइज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, M1 is directly proportional to the equivalent mass divided by दूसरा जो होगा वो क्या होगा, M2 is equals to directly proportional to the Q1 and E1 and E2, ठीक है। तो यही है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा जो लॉ है हमारा वो कहता है कि जो अलग अलग चैम्बर में जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, M1 जो होगा उसके इक्विवेलेंट मास के होगा और M2 भी क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट मास के इक्वल वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, ऑफ